राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी बीजेपी नेताओं ने भगवान के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की कामना करने के लिए अयोध्या पहुंच गए, जहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन कर भगवान से जीत का आशीर्वाद मांगा। आज दोनों हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि सिंधिया का ग्वालियर चंबल में काफी प्रभाव माना जाता है और 2018 के चुनाव में सिंधिया के सहयोग से ही कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार सिंधिया बीजेपी के साथ हैं और इसलिए बीजेपी को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह भी मतगणना से पहले भगवान अयप्पा स्वामी से प्रार्थना करते नजर आए। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और फिर जय श्री राम का जयकारा लगाकर अपनी जीत का दावा कर दिया। क्योंकि टी राजा सिंह की छवि हिंदूवादी नेता के रूप में देखी जाती है, इसलिए मतगणना से पहले भी उन्होंने हिंदू वोटरों पर भरोसा जताया। गोशामेल की जनता उतनी समझदार है कि 14 में उनसे पैसे लिया, वोट मुझे डाला, 18 में उनसे पैसे लिया, वोट मुझे डाला। ये माहौल अच्छा सा बन चुका है मेरी विधानसभा पे और तीसरी बार यानी कल तो काउंटिंग है, अच्छी मेजोरिटी से गोशामेल विधानसभा से मैं तीसरी बार जीत रहा हूँ। देखिए ये अभी इस टी राजा सिंह ने यह भी दावा किया कि तेलंगाना में बीजेपी का जनाधार बढ़ेगा और बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। 2018 में भले ही हमने 1 सीट जीती है, लेकिन इस बार 20 सीट से अधिक हम लोग तेलंगाना राज्य में जीत रहे हैं। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस ने अपनी पार्टी के विधायकों में सेंधमारी से बचाने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। और सूत्र बताते हैं कि नतीजों से पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होटल और रिजॉर्ट बुक किए गए हैं। यहीं पर सभी विधायकों को रखा जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ी तो इन विधायकों को कर्नाटक भी ले जाया जा सकता है। कर्नाटक ले जाने के लिए पार्टी की ओर से पहले ही चार्टर्ड प्लेन बुक कर लिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस नेता इसके लिए लगातार इनकार कर रहे हैं। भाजपा तो व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। वहीं इंडिया ब्लॉक के सदस्य शिवसेना यूबीटी ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का समर्थन किया है। अगर जरूरत पड़ती है तो करना चाहिए, अपने अपने विधायकों को साथ रखना चाहिए, नहीं तो वापस ये तुम्हारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स घुस जाएगा कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर, बुर्के पहनकर। एग्जिट पोल के रुझानों के बाद से कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही है। इसलिए पिछले तजुर्बों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पहले से ही सभी एहतियात बरत लेना चाहती है। इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के उम्मीदवारों से संपर्क किया है। और डीके का दावा है कि कांग्रेस उम्मीदवारों ने खुद इसकी जानकारी दी है। All legislators will be loyal. We know that they are trying to trap. We don't know all information. Our candidates themselves have informed them that they have been approached by the CM directly himself. कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि भारत राष्ट्र समिति के कुछ उम्मीदवारों ने भी कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। आसानी से हम जीत जाएंगे, लेकिन बीआरएस के लोग इच्छुक है कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए, मैं बता रहा हूँ। हम इच्छुक है कि नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। यानी चुनाव नतीजों से पहले ही विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का खेल शुरू हो चुका है। और अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है तो सभी पार्टियां पहले से ही अपने अपने मोहरों को दुरुस्त कर लेना चाहती हैं। देश में बुलेट ट्रेन चलाने का जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था वो जल्द ही साकार होने वाला है। बुलेट ट्रेन के सफर को शानदार बनाने के लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद के बीच बन रहा है, जिसमें जापान की शिनकानसेन E5 सीरीज की बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा, जिसकी नाक यानी अगला हिस्सा करीब 15 मीटर लंबा होगा। चूंकि बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ेगी, इसलिए ट्रैक पर फर्राटा भरते और सुरंग से निकलते वक्त बेहद ज्यादा शोर होने का अंदेशा है। इसी शोर को कम कम करने के लिए बुलेट ट्रेन की नाक करीब 15 मीटर की होगी। पायलट की मदद के लिए बुलेट ट्रेन के आगे के हिस्से में कई अन्य तकनीकी सिस्टम भी लगे होंगे। मुंबई से गुजरात के साबरमती के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के ट्रैक के दोनों ओर जरूरत के मुताबिक नॉइज बैरियर भी लगाए जाएंगे, ताकि जहां जहां से भी ट्रैक से कुछ दूरी पर कोई रिहायशी या औद्योगिक इलाका है, वहां लोगों को इसके चलने से होने वाले शोर से कोई परेशानी ना हो। बुलेट ट्रेन के अंदर फर्श और बॉडी को इस तरह से बनाया जाएगा कि बाहर का शोर ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को भी सुनाई नहीं देगा। मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं।
चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के नतीजे रविवार को घोषित होंगे, जबकि मिजोरम में वोटों की गिनती सोमवार यानी 4 दिसंबर को होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मराठी साइन बोर्ड लागू करने और टोल बूथ मुद्दे पर चर्चा हुई। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने से पहले बिहार में भी सियासत तेज हो गई। पटना में समर्थकों ने आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बताया। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ सोमनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन किए। अमित शाह ने इस दौरान महादेव की पूजा अर्चना भी की। पहले अमित शाह ने शिवलिंग के छोटे स्वरूप का काजल और दूध से अभिषेक किया और इसके बाद फूल चढ़ाकर वस्त्र पहनाए। इस दौरान वहां मौजूद पुजारी मंत्रों का जाप करते रहे और अमित शाह शिव की पूजा में लीन रहे। विधिवत तरीके से पूजा और आरती करने के बाद अमित शाह ने संतों का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर की इमारत में नया ध्वज भी फहराया, जो सबसे ऊंचाई पर लगता है। इस दौरान सोमनाथ ट्रस्ट के सचिव योगेंद्र देसाई भी अमित शाह के साथ मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में काउंटिंग से पहले नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के लगाए बैनर पोस्टर को हटाने गए थे और उसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गया। दंतेवाड़ा के बारसूर इलाके में बारसूर पल्ली मार्ग पर सीआरपीएफ की टीम ब्रिज के पास से गुजर रही थी। उसी दौरान नक्सलियों के लगाए बैनर पोस्टर पर जवानों की नजर पड़ी। जवान पोस्टर हटाने लगे, इसी वक्त जोरदार धमाका हुआ। दरअसल नक्सलियों ने पोस्टर के नीचे आईईडी प्लांट किया था। बैनर को निकालते वक्त आईईडी ब्लास्ट हो गया। धमाके में 2 जवान घायल हो गए। तो जवान बैनर पोस्टर को निकालने के लिए निकले हुए थे और जो है इस आईडी ब्लास्ट में आईडी की चपेट में आ गए। यहाँ जो आईडी है जो पोस्टर के नीचे लगा हुआ था और पोस्टर के हटाने के दौरान जो है यह घटना हुआ है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीआरपीएफ जवानों की हालत ठीक बताई जा रही है। तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्रांच ने ईडी के एक अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अंकित तिवारी नाम का ये ईडी अधिकारी 20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद उसके घर और मदुरई में जहां वो काम कर रहा था उस ईडी दफ्तर की तलाशी भी ली गई। आरोपी ईडी अधिकारी अंकित तिवारी मध्य प्रदेश से कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर मदुरई पहुंचा था। आरोप है कि अंकित तिवारी ने एक सरकारी डॉक्टर को पुराने मामले में फंसाने की धमकी देते हुए 3 करोड़ की रिश्वत मांगी। बाद में इस रकम को 51 लाख कर दिया और किस्त के तौर पर 20 लाख रुपए मांगे, लेकिन सरकारी डॉक्टर ने इसकी शिकायत विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्रांच में कर दी। इसके बाद शुक्रवार को जब अंकित तिवारी ने रिश्वत के 20 लाख लिए तो पुलिस ने उसे घेर लिया और डिंडिगुल मदुरई हाईवे पर उसकी कार का 8 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अंकित के साथ कई ईडी अधिकारियों के शामिल होने का शक है, लिहाजा अंकित के घर और मदुरई के ईडी दफ्तर पर रात भर छापेमारी की गई। इस बीच कोर्ट ने आरोपी अंकित को 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुक्रवार को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मैच खेला गया। ये मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस एक मैच में जनरेटर के इस्तेमाल का खर्च 1 करोड़ 40 लाख रुपए आया है। जनरेटर का इस्तेमाल स्टेडियम में फ्लडलाइट्स के लिए किया गया था। फ्लडलाइट्स को जनरेटर से इसलिए चलाया गया क्योंकि अगर बिजली गुल हो जाती तो फ्लडलाइट्स को दोबारा शुरू करने में करीब आधे घंटे का वक्त लग जाता। ये वही स्टेडियम है जिस पर 3 करोड़ 16 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। साल 2018 में राज्य की बिजली कंपनी ने स्टेडियम की बिजली सप्लाई काट दी थी, लेकिन विशेष अवसरों पर वहां होने वाले मैच के दौरान अस्थायी बिजली कनेक्शन को जारी रखा गया है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 23 पार्टियों के 30 नेता शामिल हुए। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 4 दिसंबर से होगी और ये 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी, जिसमें कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में बीएसपी ने जातीय जनगणना कराने की मांग की। साथ ही टीएमसी ने केंद्र से शीतकालीन सत्र में संघीय ढांचे पर चर्चा करने के लिए कहा। तो वहीं बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कार्यवाही नियम के हिसाब से चलनी चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार आती है तो वो बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून कहीं से सही नहीं है। शराबबंदी के चलते 80% दलित जेल में बंद हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने आधिकारिक लोगों को मॉडिफाई किया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। एनएमसी ने अपने नए लोगों में इंडिया शब्द को भारत से बदल दिया। साथ ही लोगों में आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की एक कलर फोटो भी जोड़ दी। एनएमसी ने अपने बचाव में कहा कि पुराने लोगों में भी धन्वंतरी का ब्लैक एंड व्हाइट स्केच था।